8 सितंबर 2016 में साउथ कोरिया के सियोल के एक लोकल हॉस्पिटल में रात को करीब 11:27 पे एक कॉल आता है। यह कॉल एक प्लास्टिक सर्जन की तरफ से होता है, जिसमें वह एक दाई ही नाम के लड़के को इमरजेंसी रूम में भेजने की बात कहता है। यह रीज़न देते हुए कि दाई ही का ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो गया है, इसलिए उसे इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। लेकिन जब दाई ही को उस लोकल हॉस्पिटल में लाया गया, तब डॉक्टर्स को पता चला कि दाई ही एक्चुअली कोमा में है और उसकी बॉडी ने ज़्यादातर ब्लड लूज कर दिया है और इसलिए 28 दिन बाद ऑन 6 अक्टूबर 2016 में उसकी उसी हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है। कौन था ये दाई ही नाम का लड़का जिसकी इस तरीके से हॉस्पिटल में मौत हुई थी? लेट्स डाइव मोर डीपर इनटू द केस ऑफ क्वॉन दाई ही। दाई ही एक बहुत ही हम्बल लड़का था और उसने अपने 2 साल कोरियन आर्मी को भी दिए थे अपने देश की सेवा के लिए। वो एक हाई अचीवर था जो लाइफ में कुछ अच्छा और बड़ा करना चाहता था। क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, इसलिए वो अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देना चाहता था। अब आर्मी में अपनी मैंडेटरी सर्विस कंप्लीट करने के बाद वह एक जॉब की तलाश में लग गया। पर साउथ कोरिया की जॉब मार्केट बहुत ही इंटेंस है। वहाँ कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। कंपटीशन सिर्फ एकेडमिक स्पोर्ट्स का ही नहीं, बल्कि आप कितने अच्छे दिखते हो इस पर भी डिपेंड करता है कि आपको नौकरी मिलेगी या नहीं। दाई ही को स्कूल से लेके बड़े होने तक उसके जॉ लाइन को लेके बहुत ही ज़्यादा ताने मारे जाते थे, क्योंकि उसका फेस का शेप कट साउथ कोरिया के स्टैंडर्ड मेल ब्यूटी से मैच नहीं खाता था। इस बात को लेके उसके दोस्त और आसपास के लोग उसे हमेशा बुली किया करते थे। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो अपने जॉ लाइन की सर्जरी करवाएगा, जिससे वो सोशली एक्सेप्टेबल भी होगा और उसकी जॉब भी लग जाएगी। क्योंकि ये सर्जरी थोड़ी महंगी होती है, दाई ही ने अपने अलग अलग छोटे मोटे कामों से पैसे जमा करने शुरू किए। उसे 2 साल लगे सर्जरी के पैसे जमा करने में। उसकी माँ ली और भाई ताई हुन ने सर्जरी करवाने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है और वो नहीं चाहते थे कि दाई हुन को इस प्रोसेस से गुजरना पड़े। पर दाई हुन ने उनकी बातों पर ध्यान ना देते हुए प्लास्टिक सर्जरी की अपॉइंटमेंट ले ली। अपॉइंटमेंट के दौरान प्लास्टिक सर्जन ने एक्सप्लेन किया कि सर्जरी का प्रोसेस बहुत ही सिंपल होगा और 8 सितंबर 2016 के दोपहर को 1 बजे से सर्जरी शुरू होगी, जिससे 2 घंटे में कंप्लीट किया जाएगा। इट मीन्स 3 बजे तक ये सर्जरी सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन यह दिन दाई हुन और उसकी फैमिली के लिए बहुत ही भयानक साबित होती है। सर्जरी 3 बजे खत्म हो जानी चाहिए थी, जैसा प्लास्टिक सर्जन ने उसे एक्सप्लेन किया था। बट उसी अपॉइंटमेंट वाली रात 11:27 पे प्लास्टिक सर्जन पास के एक लोकल हॉस्पिटल में कॉल करके दाई हुन को इमरजेंसी रूम में भेजने की बात कहता है। यह रीजन देते हुए कि उसका ब्लड प्रेशर काफी लो हो गया है। प्लास्टिक सर्जन बहुत ही रिलैक्स टोन में ये भी बताता है कि दाई ही अभी भी होश में है और बात कर सकता है। साथ ही ये भी मेंशन करता है कि उसे नहीं लगता कि दाई ही की कंडीशन काफी क्रिटिकल है, बस उसके बॉडी को थोड़े ब्लड की जरूरत है, इसलिए उसे इमरजेंसी रूम में रखना पड़ेगा। जब दाई ही को इमरजेंसी रूम में लाया जाता है, तब वहाँ के डॉक्टर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दाई हु कोमा में था। उसने अपनी बॉडी का आधे से ज़्यादा ब्लड लूज कर दिया था। डॉक्टर्स इसलिए भी ज़्यादा टेंस थे क्योंकि प्लास्टिक सर्जन ने बहुत ही रिलैक्स टोन पे कॉल पे बात करी थी और ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ऐसा बताया था। डॉक्टर्स को ये बात ज़्यादा अजीब लगी कि प्लास्टिक सर्जरी में इतना ज़्यादा ब्लड कैसे लूज हो सकता है। अगली सुबह और 9 सितंबर दाई ही के मदर ली एंड उसके भाई ताई हुन को इस बारे में जानकारी दी जाती है और वो ये सुनते ही हॉस्पिटल आ जाते हैं। वो सारे डॉक्टर से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है, पर ये सब करते उसके कुछ ही दिन बाद दाई ही की हॉस्पिटल में ही डेथ हो जाती है। प्लास्टिक सर्जन पुलिस को और दाई ही के फैमिली को ये बताते हैं कि दाई ही वॉज कॉन्शियस जब वह उनके निगरानी में था, पर शायद जब उसे प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक से हॉस्पिटल लाया जा रहा था, तब उसे शायद कुछ रास्ते में हो गया। प्लास्टिक सर्जन ने पुलिस को और दाई ही के फैमिली को बताया कि उन्होंने वही प्रोसीजर फॉलो किया जो हमेशा सर्जरी में करते थे, और यहाँ तक कि सीसीटीवी फुटेज भी दाई ही की मां को दे दिए। ली ने पूरे मामले को अपने हाथ में लिया और सारे दिए हुए सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से देखना शुरू किया और सारे रिकॉर्ड्स और फुटेज को जमा किया। 8 सितंबर 2016 को जो भी दोपहर 1 बजे से रात हॉस्पिटल में जाने से पहले हुआ था, उसके सारे सबूत ली ने अपने पास इकट्ठा किए। ली ने जो भी प्लास्टिक सर्जरी रूम के सीसीटीवी फुटेज से गैदर किया था, वो कुछ इस तरीके से थे। एट 12:56 PM दाई ही को एनेस्थेसियोलॉजिस्ट ने जनरल एनेस्थेसिया दिया। फिर प्लास्टिक सर्जन अंदर आया और सर्जरी स्टार्ट कर दी। एनेस्थेसिया इसलिए दिया जाता है कि पेशेंट को सर्जरी या मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान किसी भी तरीके का दर्द ना हो। एट 1:59 PM प्लास्टिक सर्जन बाहर चला गया। यह अपने आप में काफ़ी अलार्मिंग था, क्योंकि एक लाइव सर्जरी से प्लास्टिक सर्जन कैसे जा सकता है। लेकिन यह उस मोमेंट के सामने कुछ भी नहीं था, जब एक नया
रैंडम इंसान अंदर आया। वो एक घोस्ट डॉक्टर था और उसने दाई ही पर ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। अगर आप सोच रहे हो कि घोस्ट डॉक्टर का मतलब उन डॉक्टर्स की आत्माएं हैं जो मर चुकी हैं और अब हॉस्पिटल में घूम रही हैं, तो आप गलत हो। घोस्ट डॉक्टर एक्चुअली ऐसे इंसान को बोला जाता है जो अनक्वालिफाइड है लेकिन चुपके से क्वालिफाइड सर्जन की जगह पे सर्जरी करता है। इनके नाम पे कोई मेडिकल रिकॉर्ड्स नहीं होते, ना ही कहीं लिखा होता है कि इन्होंने किसी सर्जरी में मदद की है। ऐसा लगता है कि ये डॉक्टर्स कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते, इसलिए इन्हें घोस्ट डॉक्टर कहा जाता है। ये स्विच तब होता है जब पेशेंट जनरल एनेस्थेसिया के अंडर होता है, यानी बेहोशी की हालत में होता है और उसे बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि सर्जरी कौन कर रहा है। ये हॉस्पिटल में भटकने वाले मरे हुए डॉक्टर्स के भूत से भी ज़्यादा डरावना है, क्योंकि ये घोस्ट डॉक्टर बिल्कुल ही इनएक्सपीरियंस्ड है। कुछ लोगों का तो मेडिकल फील्ड से भी कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन फिर भी ये सर्जरी कर रहे होते हैं बिना किसी ट्रेनिंग या नॉलेज के। यह सब सिर्फ पैसे कमाने के लिए होता है और यह पूरी तरह इलीगल है। ज़्यादातर केसेस में ये घोस्ट डॉक्टर एक रेजिडेंट डॉक्टर या फिर नर्सेस होती हैं जो बिना परमिशन के सर्जरीज करती हैं। एट 2:35 PM प्लास्टिक सर्जन वापस आया और घोस्ट डॉक्टर चला गया। 2:45 PM प्लास्टिक सर्जन चला गया और घोस्ट डॉक्टर वापस आया। 2:54 PM घोस्ट डॉक्टर चला गया और नर्सिंग असिस्टेंट अंदर आई। सर्जरी शुरू हुए 2 घंटे हो चुके थे, ये अब तक ख़त्म हो जाना चाहिए था। 3:22 PM 30 मिनट तक ऑपरेटिंग रूम में कोई डॉक्टर ना होने के बाद घोस्ट डॉक्टर वापस आया और सर्जरी को कंटिन्यू किया। इवनिंग के एट 4:17 PM पे सर्जरी ख़त्म हो गई और घोस्ट डॉक्टर चला गया। 4:28 PM प्लास्टिक सर्जन वापस आया और दाई ही के घाव को ड्रेस किया। अब सर्जरी शुरू हुए 3 घंटे हो चुके थे। उसके बाद दाई ही को सिर्फ नर्सिंग असिस्टेंट के साथ छोड़ दिया गया। प्लास्टिक सर्जन, घोस्ट डॉक्टर और एनेस्थेसियोलॉजिस्ट उस दिन के लिए चले गए। एट 7:24 PM दाई ही को क्लिनिक के रिकवरी रूम में ले जाया गया। उसके बॉडी ऑर्गन्स चेक नहीं किए जा रहे थे। अगले 3 घंटे तक नर्सिंग असिस्टेंट बस अपने फ़ोन पर काम करती रही और अपना मेकअप ठीक करती रही। दाई ही के थोड़े से खून के दाग उसके जॉ से टपकते हुए देखा गया और नर्सिंग असिस्टेंट ने उसे पोंछा और फिर अपने फ़ोन पर वापस चली गई। उसने 1 या 2 बार नहीं बल्कि 13 बार उसने उस खून को पोंछा। इस तरीके से दाई ही ने अपना 1/3 खून लूज़ कर दिया। 10:44 PM एनेस्थेसियोलॉजिस्ट को घर से वापस बुलाया गया और उसने आके देखा कि दाई ही अब तक नहीं जागा था, तो उसको तुरंत ऑपरेशन रूम में ले जाया गया। उसने दाई ही के बॉडी में ब्लड चढ़ाने की कोशिश की, जो कि इल्लीगल था, लेकिन बॉडी में कोई हलचल ना होने की वजह से एनेस्थेसियोलॉजिस्ट ने प्लास्टिक सर्जन को बुलाया। रात के 11:21 PM पे प्लास्टिक सर्जन आ गया और उन्होंने इमरजेंसी रूम के लिए कॉल करने का डिसाइड किया, लेकिन ऐसा दिखाने का प्लान बनाया गया कि ये उनकी गलती ना लगे। एट 11:34 PM एम्बुलेंस दाई ही को हॉस्पिटल ले जाने के लिए आ गई। दाई ही की मौत के बाद घोस्ट डॉक्टर और प्लास्टिक सर्जन ने नकली मेडिकल रिकॉर्ड्स बनाए और झूठ बोला कि उसने उसको एडिशनल ब्लड चढ़ाया था। उनका प्लान ये था कि सारी गलती हॉस्पिटल पर डाल दी जाए, क्योंकि दाई ही की डेथ हॉस्पिटल में हुई थी, उनके साथ नहीं। लेकिन ली के पास सीसीटीवी फुटेज का पूरा सबूत था और वो इस बात को छोड़ने वाली नहीं थी। प्लास्टिक सर्जन ने जो सीसीटीवी फुटेज दिए थे वही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। शायद उन्हें ये नहीं लगा था कि ली इतनी ध्यान से उसको एनालिसिस करेगी, पर ली ने उसे लगभग 500 बार देखा था और उन फुटेज को गहराई से स्टडी किया था। क्वॉन की फैमिली चाहती थी कि जो भी इस गलती का जिम्मेदार है उसे सज़ा मिले, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि घोस्ट डॉक्टर के खिलाफ कानून बहुत ही कमज़ोर और अधूरे हैं। ली ने क्लिनिक के खिलाफ सिविल केस फाइल किया और मई 2019 में उसने $381,000 का कंपेंसेशन भी जीता। जो 3 डॉक्टर इस केस में शामिल थे, प्लास्टिक सर्जन, घोस्ट डॉक्टर और एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, उन पर मैनस्लॉटर का क्रिमिनल केस चला। 2 और डॉक्टर्स और एक नर्सिंग असिस्टेंट पर बिना लाइसेंस के मेडिकल काम करने का केस हुआ। एक और डॉक्टर पर मेडिकल लॉज तोड़ने का इल्ज़ाम लगा क्योंकि उसने क्लिनिक के एड्स में झूठ बोला था। ये उनके एड्स थे। 14 साल से बिना किसी मेडिकल एक्सीडेंट के काम कर रहे हैं। हेड डॉक्टर सर्जरी शुरू से एंड तक खुद करते हैं। इन सब को सिर्फ $5,700 की सज़ा मिली और 2 साल की जेल, सिर्फ 2 साल की जेल। ली ने अपील भी की, लेकिन कोर्ट ने केस को और इन्वेस्टिगेट करने से मना कर दिया। इसी वजह से ली बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई और अपनी ज़िंदगी का हर एक पल सियोल के पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट करने में लगा दिया। वो चाहती थी एक नया बिल पास हो और साउथ कोरिया के हर हॉस्पिटल और क्लिनिक में एक सीसीटीवी लगाना ज़रूरी करे। ली का मिशन था लोगों को सच बताना और इस बिल की इम्पोर्टेंस को समझाना। डॉक्टर्स ने इस बिल का विरोध किया। उनका कहना था कि सीसीटीवी होने से उनके काम करने में प्रॉब्लम होगी और पेशेंट के साथ ट्रस्ट कम हो जाएगा। कोरियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी कहा कि सीसीटीवी से डॉक्टर्स डिस्टर्ब होंगे और ये प्राइवेसी का एक इन्वेजन है, लेकिन पब्लिक ने अपनी आवाज़ उठाई और ज़्यादातर लोग चाहते थे कि ऑपरेटिंग रूम्स में सीसीटीवी हो। और फाइनली अगस्त 21 में
क्वॉन दाई ही के नाम से एक बिल पास हो गया। साउथ कोरिया दुनिया का पहला देश बन गया जहां ये लॉ नेशनल लेवल पे लागू किया गया। सोचने वाली बात, अगर सीसीटीवी नहीं होता तो क्या ये सच कभी सामने आता? कितने और ऐसे लोग घोस्ट डॉक्टर के शिकार हो रहे होंगे? क्या सिर्फ 2 साल की सजा काफी थी? दाई ही तो कभी वापस नहीं आ सकता, पर उसकी ये कहानी हमारे लिए एक अवेयरनेस और वेकअप कॉल जरूर हो सकती है। इसी के साथ क्वॉन दाई ही का केस यहीं खत्म होता है। गाइज, अगर आपको ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज यहाँ पे हम वही बनाते हैं। और अगर आप कोई केस रिकमेंड करना चाहते हो तो यहाँ दिए गए ईमेल आईडी पर मेल करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।